हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। तो यहाँ पर यार बहुत बड़ा अपडेट जो है वो निकल कर आता है कि सीएसईबी काउंसलिंग के अंदर जो हमारे पास आज लास्ट डेट अप्लाई करने की 28 के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे कमेंट ही आ रहे थे कि भैया स्टूडेंट्स के पे फीस का क्या करना है। हमको फीस का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या जो हमारे पास रिफंड होने वाला है कि क्या जो फीस अभी हम पे कर रहे हैं सीएसईबी के अंदर 38,000 रुपीज़ फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, और या फिर 18,000 रुपीज़ फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, क्या वो रिफंड हो पाएगी? वो रिफंड कब होगी? क्या प्रोसेस है रिफंड का? क्या हम अप्लाई तो भी कर दे, सीट अगर नहीं मिली तो क्या हमारे पैसे चले जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फीस के बारे में एक बार मैं डिटेल में बात करूं, अगर आपके पास कुछ ही टाइम और बचा है, लास्ट डेट हमारे पास आज है शाम को 5 या 5:30 बजे तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन जो क्लोज हो जाएगा सीएसईबी का। तो उससे पहले हमको हर चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ध्यान देना, अगर हम अभी जो फीस पे कर रहे हैं, पहले टाइप के कैंडिडेट्स ऐसे हो सकते हैं जिसको जोसा के अंदर कोई सीट नहीं मिली है, ठीक है। एज ए फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई करना चाह रहे हैं, या फिर जोसा में कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, मतलब कहीं भी पहले फीस पे नहीं करी है, पहली बार ऐसे न्यू कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं सीएसईबी के अंदर। तो हम जानते हैं कि इसको 38,000 रुपीज़ हमको पे करने हैं फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, एंड 18,000 रुपीज़ फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सेकंड टाइप के कैंडिडेट्स वो हो सकते हैं जो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिसको जोसा के अंदर कोई सीट मिल गई है। ध्यान देना, जोसा में कोई सीट उनको मिल गई थी, उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी थी, सीट को एक्सेप्ट कर लिया था पहले, उसके बाद जब पार्शियल एडमिशन फी मांगी थी वो भी उन्होंने दे दी थी। मतलब उनको जोसा में जो सीट है वो बिल्कुल फिक्स है, उनका एडमिशन हो चुका है। उसके बाद अगर वो सीट को अपग्रेड कराना चाहते हैं तो भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए अपन ने बात कर ली थी कि आपको जो ऐसे चॉइसेस फिल करोगे उसके अंदर जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज को आपको एज ए लास्ट ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली वही रहेगा। उसके बाद के जो ऊपर के कॉलेजेस थे जो आपने चॉइसेस फिल करी थी जोसा में, वो सेम एज इट इज ऑर्डर आपको सीएसईबी के अंदर फिल कर देना है। जो सीट अलॉट हुई उसके ऊपर वाले कॉलेजेस, नीचे वाले कॉलेज नहीं फिल करने हैं, ठीक है ना। ये आपने जरूर अभी तक जो चॉइस फिलिंग है वो कर दी होगी। इसके लिए आपको एक दिन का टाइम और दिया गया है, ठीक है। तो इसके ध्यान रखना कि आपको जिसको ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी प्लस पार्शियल एडमिशन फी पे कर दी थी उनको सीएसईबी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना। उनको बस एक 3,000 रुपीज जो सीएसईबी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो फी है, प्रोसेसिंग फी है, सीएसईबी की खुद की फीस जो कि नॉन रिफंडेबल है, 3,000 रुपीज वही पे करनी होगी बस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर कैंडिडेट्स वो हो सकते हैं जिसके अंदर बात करते हैं 4 टाइप के कैंडिडेट हो सकते हैं। थर्ड वाली कैटेगरी में 4 टाइप के कैंडिडेट होते हैं। उसके अंदर कौन से? पहला एक तो होगा जिसने यार सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी थी बट लेकिन किसी कारण से पार्शियल एडमिशन फी पे नहीं कर पाए। अब वो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जिसके अंदर पहला कारण है कि आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे करी थी, आपको जोसा में सीट मिली थी उसकी, प्लस आपने किसी कारण से सीट को वापस विड्रॉ करा लिया और पार्शियल एडमिशन फी पे नहीं करी। पहले टाइप का ये हो सकता है। सेकंड टाइप का इसमें हो सकता है कि आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी थी बट लेकिन आपकी सीट जो है वो बाय मिस्टेक ऑटो कैंसिल हो गई थी या फिर आप सीट कैंसिल हो गई थी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि थर्ड नंबर कैंडिडेट वो होगा कि जिसने सीट एक्सटेंडेंस फी पे कर दी थी बट लेकिन उसकी सीट जो है आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल हो गई। हो सकता है डॉक्यूमेंट के अंदर कोई गड़बड़ रह गई, उसके बाद जो सीट उसकी वो कैंसिल हो गई। अब ऐसे कैंडिडेट जो है, ये 3 टाइप के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिसने सीट एक्सटेंडेंस फी पे करी थी बट लेकिन पार्शियल एडमिशन फी पे नहीं करी, ऐसे कैंडिडेट्स को ओनली यहाँ पर जो है 9,000 रुपीज़ पे करने होंगे, ठीक है। बाकी जिनकी भी जो फीस है, सीट एक्सटेंडेंस फी जो है जो उन्होंने स्टार्टिंग में दी थी, वो उनके आगे वाले प्रोसेस के अंदर सीएसईबी के अंदर जो हमारे पास एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और आपकी जो सीएसईबी के अंदर जो जिस भी कॉलेज आपको अलॉटमेंट होगा उसकी जो पहली जो इंस्टॉलमेंट होगी वही आपकी सीट एक्सपेक्टेंस फी होगी जोसा वाली। या फिर अभी जो आप 30,000 रुपीज़ पे कर रहे हो या फिर 18,000 रुपीज़ जो पे कर रहे हो, ये सेम टू सेम फी जो है आपकी सीएसईबी के अंदर जिस भी कॉलेज में आप जाओगे उसकी फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट के अंदर एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद जो भी आपकी फीस होगी बची हुई वो आपसे मांग ली जाएगी बाद में, ठीक है। ये सब कुछ प्रोसेस रहने वाला फी का, ठीक है। अपन बात कर लेते भैया कि इन एडिशन टू दिस इफ कैटेगरी इज चेंज आफ्टर जो वेरिफिकेशन। ध्यान देना कि जिसके जोसा के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कैटेगरी चेंज हो गई थी, ठीक है ना। अब यार कैटेगरी जब चेंज हो जाती है तो इसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो सीएसईबी के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपकी कैटेगरी चेंज हो गई थी तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा जो कि 20,000 रुपीज़, वो आपके एडिशन उसमें आ रहा होगा जिन्होंने इसमें अप्लाई किया होगा, ठीक है। ये तो बात हुई इसकी फीस की। अब अपन बात करते हैं किसके यहाँ पर रिफंड के बारे में कि रिफंड कैसा आएगा। ध्यान देना, जब अभी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो सीएसईबी के लिए तो आपको रजिस्ट्रेशन करते समय आपकी बैंक डिटेल्स मांगी गई होगी। उस बैंक डिटेल के अंदर आपको जो बैंक अकाउंट नंबर मांगा गया होगा, आपका आईएफएससी कोड मांगा गया होगा, शिफ्ट कोड, आईएफएससी कोड, जो भी कोड होगा, आपका नाम होगा, अकाउंट नंबर होगा, जो भी चीज़ आपसे मांगी गई वो बैंक की पूरी डिटेल्स वो आपसे मांगी गई होगी, वो आपको पूरी फिल करनी सही से। और साथ ही साथ के अंदर आपसे एक कैंसिल चेक की फोटोकॉपी मांगी गई होगी। एक कैंसिल चेक मतलब क्या होता है कि सिंपल जो हमारी चेक बुक होती है, जिस भी अकाउंट का आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल करी है उसी अकाउंट में आपके पेरेंट्स की जिसकी आपने इन्फॉर्मेशन फिल करी है उसी अकाउंट की चेक बुक, एक कोई सा भी चेक ले लेना है हमको, उसके ऊपर पेन से काट कर लिख देना है कैंसिल, तो एक वो चेक जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उस कैंसिल चेक की कॉपी हो जाएगी। तो ऐसे कैंसिल चेक करके एक कैंसिल चेक की कॉपी जो है उसको भी हमको स्कैन करके
अपलोड कर देना है, वो भी आपसे मांगी गई होगी, राइट। तो ये 2 चीज़ हमको करनी है, बैंक डिटेल्स प्लस कैंसिल चेक की फोटोकॉपी, ठीक है। तो ये सब अपलोड करने के बाद जो आपको रिफंड होगा वो इसी अकाउंट के अंदर फिर से रिफंड हो जाएगा, जो भी आपके पैसे होंगे। अगर आपको सीट नहीं मिलती तो 38,000 रुपीज़ के अंदर से 3,000 रुपीज़ CACB की जो प्रोसेसिंग जो चार्जेस है वो कट जाएंगे, और 38 के अंदर से 3,000 कट के 35,000 आपके रिफंड आ जाएगा। और SC ST PWD वालों को 18,000 में से 3,000 कट के 15,000 रुपीज़ रिफंड आ जाएगा। ये आपको, और रिफंड जो आने में टाइम लगता है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि रिफंड जो आने में टाइम लगता है वो लगता है भैया अप्रोक्सीमेटली 3 महीने लगते हैं, ठीक है। 3 महीने लगते हैं रिफंड आने के लिए। तो 3 महीने के बाद आपको रिफंड देखने को मिलेगा, रिफंड आ जाएगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो बात है इसके फीस के बारे में सब कुछ, और ये बात है इसके रिफंड के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट यार अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन था स्टूडेंट्स को भी, वो है कट ऑफ को लेकर, ठीक है। अपन आज बात कर रहे हैं आर्किटेक्चर के बारे में स्पेशली। ये जो पिछली जो अपन ने बात करी फीस के बारे में, ये सबके लिए सेम था एज इट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपन अब बात करते हैं इसके बारे में CACB के अंदर कट ऑफ के बारे में, BR की, ठीक है, कि भाई कट ऑफ कहाँ पर जा सकती है BR के अंदर, किस के अंदर जो भी सीट्स खाली है उसके अंदर। अपन लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस बार सीट थोड़ी सी खाली है, बट थोड़ी सी कम खाली है, बट लेकिन इस बार ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि जो वैकेंसी लिस्ट बता रही है वो वैकेंसी लिस्ट एज ए टेंटेटिव वैकेंसी लिस्ट है, ठीक है। हमको बिल्कुल आंख बंद करके जो वैकेंसी लिस्ट है उसके ऊपर डायरेक्ट भरोसा नहीं करना है, क्योंकि CACB की जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसके अंदर खुद में लिखा है कि वैकेंसी लिस्ट जो वो ओनली एक टेंटेटिव होती है, एक जस्ट एक आइडिया होता है, उसके ऊपर पूरा हमको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना होता है, ठीक है। ये बिल्कुल अगर आप CACB की जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर जाओगे और वहां पर देखोगे तो उसमें साफ साफ इन्होंने एक पैराग्राफ के अंदर एक चीज बिल्कुल क्लियरली मेंशन करी है कि यहाँ पर ध्यान देना कि वैकेंट सीट मैट्रिक्स डिस्प्लेड टू द कैंडिडेट इज अ टेंटेटिव, सम एडिशनल वैकेंट सीट मे बी अवेलेबल एट द लेटर स्टेज ऑफ काउंसलिंग। मतलब यार काउंसलिंग के अंदर जब राउंड नंबर 1 होगा उसके अंदर जो जोसा के अंदर जिनको सीट मिली थी उनको अगर कोई सीट अपग्रेड होती है तो उनकी प्रीवियसली अलॉटेड सीट कैंसिल हो जाएगी, तो वो सीट भी तो खाली होगी, वो वाली तो अभी वैकेंसी में आएगी नहीं, वो तो बाद में खाली होगी, वो राउंड 1 के अंदर पता चलेगा। ज़्यादा कोई लॉस नहीं है, ओनली 3,000 रुपीज़ का लॉस होगा जो कि हमारे पास चार्जिंग जो यहाँ पर अप्लाई करने की फीस होगी, बाकी हमारे पास रिफंड आ जाएगा। तो ये साफ लिखा है कि यहाँ पर जो लेटर स्टेज ऑफ काउंसलिंग के अंदर सीट यहाँ पर अवेलेबल होगी। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि देयरफॉर कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फिल देयर चॉइसेस ऑफ सीट रिस्पेक्टिव ऑफ द वैकेंसी स्टेटस। आप वैकेंसी को बिना ध्यान में रखते हो अपनी चॉइसेस को फिल करें, वैकेंसी को देखकर चॉइसेस फिल करनी ही नहीं होती है। मैंने आपको बोला था कि जोसा के अंदर जो आपको सीट मिली थी, जोसा में जो आपने चॉइसेस फिल करी थी वही ऑर्डर इसमें रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबके सब कॉलेजेस को आपको फिल करना है, सेम काम करना है जोसा का मानकर ही, कोई वैकेंसी को देखकर उस हिसाब से कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये तो बात हुई इसकी यहाँ पर पूरी फीस और इसके बारे में जो कि बड़ा कन्फ्यूजन था। नेक्स्ट हम बात करते हुए कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं कि लास्ट ईयर के हिसाब से क्या कट ऑफ इस बार जा सकती है। देखो पहले अपन एमएनआईटी जयपुर के बारे में बात करते हैं। तो लास्ट ईयर जो ओपन की सीट खाली रह गई थी एमएनआईटी जयपुर के अंदर, ओपन की अगर कट ऑफ देखें तो अप्रोक्सीमेटली 1000 के अंदर अंदर तक जा सकती है। फॉर अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ, और अगर फॉर होम स्टेट की बात करूँ तो आप अप्रोक्सीमेटली जा सकती है 25 मतलब अप्रोक्सीमेटली 2,500 के आसपास, 2600 के आसपास जा सकती है। 2600 फॉर होम स्टेट एंड अदर स्टेट के लिए अप्रोक्सीमेटली 1000 के अंदर अंदर रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी, 1000 के अंदर अंदर। तो एमएनआईटी जयपुर के चांस हो सकते हैं। एमएनआईटी भोपाल की बात करते हैं तो सेम ओपन के लिए 3000 तक जा सकती है फॉर होम स्टेट, एंड फॉर अदर स्टेट अप्रोक्सीमेटली 1100 या 1200 के आसपास जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी एनसीएल के लिए होम स्टेट के लिए अप्रोक्सीमेटली 10,000 तक रह सकती है, 9,500 से लेकर 10,000 के बीच में, ठीक है। फॉर ईडब्ल्यूएस के लिए अदर स्टेट के लिए बात कर रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट के लिए अप्रोक्सीमेटली 7,000 तक जा सकती है, 7,000 तक ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, अदर स्टेट। एमएनआईटी भोपाल था। नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी कैलिकट के लिए ओपन की बात करते हो, अदर स्टेट के लिए अप्रोक्सीमेटली 500 तक अगर आपके रैंक है, 500 के अंडर 500 एनआईटी कैलिकट के चांस हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए सेम 2,000 के आसपास। नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी हमीरपुर पटना रायपुर इनके अंदर जनरली जो रैंक है वो लो ही रहती है। एनआईटी हमीरपुर की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली होम स्टेट के लिए तो बहुत कम रैंक रहती है, होम स्टेट की यहाँ पर जनरली सीटें खाली रह जाती है एनआईटी हमीरपुर में, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली 11-12,000 तक रैंक जा सकती है, ऑल इंडिया रैंकिंग 12,000 किसके लिए, होम स्टेट के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओपन कैटेगरी। और फॉर अदर स्टेट के लिए बात करूँ अप्रोक्सीमेटली 1,500 के आसपास जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी एनसीएल के अप्रोक्सीमेटली 2,500 के आसपास जा सकती है अदर स्टेट, ओबीसी एनसीएल 2,500 के आसपास, 2600 2600 के आसपास जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी होम स्टेट 38,000 तक जा सकती है, एससी कैटेगरी होम 38,000 मतलब सीट खाली रह जाती है। और अदर स्टेट के लिए अप्रोक्सीमेटली 5,000 से लेकर 6,000 तक के बीच में रहती है, 5,000 से लेकर 6,000 के बीच में रहती है अदर स्टेट के लिए। एससी कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ। सेम एनआईटी पटना के लिए बात करें तो अगर बात करें ओपन कैटेगरी के लिए अप्रोक्सीमेटली होम स्टेट के लिए 4,000 से लेकर 4,500 के बीच में रहती है, एंड अदर स्टेट के लिए अप्रोक्सीमेटली 2,000 के अंदर अंदर रहती है। ओबीसी एनसीएल के लिए होम स्टेट 8,000 से लेकर 9,000 के बीच में रहती है, एंड अदर स्टेट के लिए अप्रोक्सीमेटली 3,000 के आसपास रहती है, 3,000 के आसपास ओबीसी एनसीएल। एससी कैटेगरी अप्रोक्सीमेटली 8,000 के आसपास रहती है फॉर अदर स्टेट।
यहाँ पर बहुत बड़ी नीचे कट ऑफ तक यहाँ चांस रह सकते हैं, इसलिए पार्टिसिपेट करना है हमको। एनआईटी रायपुर की अगर बात करें तो ओपन कैटेगरी होम स्टेट 3000 से लेकर 3500 के बीच में रहती है, एंड अदर स्टेट के लिए अप्रोक्सीमेटली 1500 के आसपास रहती है। ओबीसी एनसीएल के लिए अप्रोक्सीमेटली होम स्टेट के लिए 7000 के आसपास रहती है, 6000 से लेकर 7000 के बीच में। एससी कैटेगरी अदर स्टेट के लिए 6000 के आसपास रहती है, ठीक है। जो मैं बोलता जा रहा हूँ बिल्कुल एकदम ध्यान से लिखें और साथ साथ में लिखते भी चले। एनआईटी रूरकेला के लिए बात करो तो ओपन कैटेगरी अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास रैंक रह सकती है, अदर स्टेट के लिए 1000 के आसपास रैंक रह सकती है एनआईटी रूरकेला के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी ट्रिची के लिए, ओपन कैटेगरी अप्रोक्सीमेटली 700 के आसपास रह सकती है। 700 कहाँ पर, जोसा के अंदर 500 से भी कम थी एनआईटी ट्रिची जो कि टॉप एनआईटी है, 700 तक जाने के चांस रह सकते हैं। वीएनआईटी नागपुर के लिए अगर बात करें तो ओपन कैटेगरी होम स्टेट अप्रोक्सीमेटली 750 से लेकर 800 तक चांस रह सकते हैं, एंड अदर स्टेट के लिए अप्रोक्सीमेटली 1200 तक चांस रह सकते हैं, 1100 से लेकर 1200 तक अदर स्टेट के लिए। एंड ओबीसी एनसीएल के लिए होम स्टेट अप्रोक्सीमेटली 1800 तक चांस रह सकते हैं, यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करते हैं आईएसटी शिवपुर के लिए जो कि ओपन कैटेगरी, यहाँ पर आईएसटी शिवपुर के अंदर अदर स्टेट के लिए अगर बात करें तो 1200 के आसपास चांस रह सकते हैं, अंदर बात कर रहे हैं 1200 के अंदर चांस रह सकते हैं। एंड ओबीसी एनसीएल के लिए अप्रोक्सीमेटली 2500 से लेकर 3000 के बीच में रह सकता है अदर स्टेट ओबीसी एनसीएल। नेक्स्ट बात करते हैं बिट रांची के अंदर भी ऑल इंडिया रैंकिंग और होम स्टेट कोटा होता है, अदर स्टेट कोटा नहीं होता। अगर यहाँ बात करते हैं होम स्टेट कोटा के लिए ओपन कैटेगरी अप्रोक्सीमेटली 9000 तक चांस रह सकते हैं, एंड फॉर ऑल इंडिया कैटेगरी सबकी अगर कॉमन रैंक बात करें तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1800 के आसपास रहता है, 1800, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए अप्रोक्सीमेटली 8000 के आसपास रहता है ऑल इंडिया कट ऑफ। एससी कैटेगरी के लिए 10,000 के ऊपर तक जा सकता है, एंड एसटी कैटेगरी के लिए एसटी कैटेगरी के लिए 14,000 तक रह सकता है, 13,000 से लेकर 14,000 के बीच में फॉर ऑल इंडिया रैंकिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल इंडिया मतलब सीआरएल। अच्छा, ये जो मैं जितनी भी रैंकिंग्स बोल रहा हूँ सीएससीबी के अंदर जो भी कट ऑफ है वो सब सीआरएल कॉमन रैंक लिस्ट की होती है, यहाँ पर कैटेगरी रैंक नहीं होती। जो मैं कैटेगरी बोल रहा हूँ ओबीसी एनसीएल एससी एसटी ये इन सब की भी सीआरएल रैंक है, इन सब की कैटेगरी रैंक नहीं है। ये कैटेगरी तो ओनली सीट है, बस सीट कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बाकी जो रैंक है वो सब कॉमन रैंक लिस्ट है। सीएससीबी काउंसलिंग के अंदर स्पेशल राउंड में कॉमन रैंक लिस्ट ही कट ऑफ जाती है, कॉमन रैंक लिस्ट के हिसाब से एडमिशन होता है, यहाँ पर कट ऑफ कैटेगरी रैंक कंसिडर नहीं की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 12 के ऊपर जो है मिजोरम यूनिवर्सिटी एजुअल, इसकी जो कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर ऑल इंडिया रैंकिंग होगी ओपन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 4000 तक कट ऑफ जा सकती है, 4000 के अंदर एंड एससी कैटेगरी 15,000 तक यहाँ पर जा सकती है। नेक्स्ट एसएमवीडीयू कटर जम्मू कश्मीर, इसकी ओपन कैटेगरी अप्रोक्सीमेटली 4000 के अंदर रैंकिंग रहती है। मिजोरम और एसएमवीडीयू दोनों की सेम लगभग 4000 के अंदर तक जाती है, ठीक है ना, 3500 से लेकर 4000 के बीच में। एसपी भोपाल की बात करते हैं, एसपी 3 है यहाँ पर। एसपी भोपाल के अंदर ओपन कैटेगरी अप्रोक्सीमेटली 500 के आसपास रैंक रहती है, 450 से 500 के बीच में। ईडब्ल्यूएस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2200 के आसपास रहती है, 2000 से लेकर 2500 के अंदर रहेगी। एसपी विजयवाड़ा के लिए अगर बात करें तो ओपन कैटेगरी अप्रोक्सीमेटली 500 के आसपास रहती है, 550 तक जा सकती है, 600 के अंदर रह सकती है, 550 तक जा सकती है, 550 तक। नेक्स्ट बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए अप्रोक्सीमेटली 1800 तक रह सकती है, 1800 तक रह सकती है ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। और अगर बात करते हैं एसपीए जो दिल्ली हमारे पास, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली वही 200-250 250 के अंदर तक यहाँ पर चांस रहते हैं। इस बार जो है बहुत 1 या 2 सीट ही खाली है, ठीक है, एसपीए दिल्ली के अंदर भी। तो देखते हैं हर एक के चांसेस में, देखो यार मैक्सिमम चांसेस तो होते ही हैं, पर लेकिन 100 सीट का अगर अपन बात करें तो 100% चांस भी है, किसी के बारे में भी बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए यार मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जो भी कट ऑफ है उसके हिसाब से हमको काम करना है, पार्टिसिपेट करना सब करना है, पर लेकिन ऑप्शन के लिए आपकी जितनी भी खुद का स्टेट है उसकी काउंसलिंग के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया होगा, क्योंकि मोस्टली स्टेट की जो काउंसलिंग ऑलरेडी ओवर हो चुकी है, सबके लास्ट राउंड चल रहे हैं। स्पेशली एक महाराष्ट्र की थी, उसके भी हमारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं। महाराष्ट्र के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो नॉन कैप सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। नॉन कैप मतलब अभी जो कैप राउंड चल रहे हैं, उसके अलावा जो दूसरे जो वैकेंट सीट्स के लिए बाद में जो होगा उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो बाद में, ठीक है ना, वो सब भी अब वहाँ पे चल रहा है। बाकी मोस्टली स्टेट की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है। उसके बाद आप चाहो या स्टेट काउंसलिंग के अंदर चांस नहीं दिख रहे हैं, नहीं हुआ है, उसके बाद आप एज ए लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन स्टेट काउंसलिंग के अंदर कॉलेजेस को पहले प्रेफरेंस दो, उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेजेस को प्रेफरेंस दो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड वाली फीस होती है इनकी, बहुत ज़्यादा फीस होती है और उतना ज़्यादा लेवल का काम नहीं होता है। नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है, पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है, पहले गवर्नमेंट या फिर बात करते लो फीस वाले कॉलेजेस को पहले थोड़ा प्रायोरिटी दें, जिनकी डिमांड ज़्यादा हो, फीस बहुत ज़्यादा कम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप प्राइवेट या फिर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी जो फीस अगर नहीं ऑप्शन दिख रहा है तो हमारे को खैर लेना ही है, ये हमारे पास सब कुछ क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। तो इसी के साथ खत्म करते इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत हेल्प इससे मिला होगा। कोई भी अपने डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। मिलते हैं अपने नए अगले वीडियो के अंदर। नेक्स्ट जो वीडियो हम बात करेंगे महाराष्ट्र के ऊपर। महाराष्ट्र की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है और इस बार जो मेरिट लिस्ट के अंदर कट ऑफ हाई गई है देखा गया है, तो उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से क्या चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। महाराष्ट्र के अंदर 30 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद हमको चॉइस फिलिंग करने का टाइम मिलेगा। वो कैसे करनी है उसके
उसके ऊपर भी एसबीआई चॉइस फिलिंग के ऊपर डिटेल में बात करेंगे अपन, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नए अगली वीडियो के अंदर। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर से दबा देना, सब्सक्राइब बटन दबा दी बिना मत जाना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक गुड बाय, जय हिंद।